तो गाइस अब फाइनली जेड डायनेस्टी का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चले आते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें शाओ फैन और जिंगयू नाम के दो लड़कों को दिखाया जाता है, जो कि आपस में स्वॉर्ड के साथ में खेल रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। जिंगयू कहता है कि मैं तो तुम्हें कम से कम 100 बार हरा चुका हूँ, क्या तुम्हारे अंदर अब भी ताकत है कि तुम मुझसे जीत सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ पर जीतने ही नहीं दूंगा। तो शाओ फैन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी ही शक्ति से हराऊंगा। लेकिन शाओ फैन तो उसके आगे थोड़ा भी नहीं टिक पाता और मुंह के बल नीचे चला जाता है, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग हंस रहे थे। शाओ फैन दोबारा से गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन उसने गलती से वहाँ पर किसी दूसरे के घर के सामान को गिरा दिया था, इसीलिए शाओ फैन तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। शाओ फैन कहता है कि I'm so sorry आंट, मैं वो सब कुछ साफ कर दूंगा। यहाँ तक कि वो रास्ते में अंकल वैंग से भी टकरा जाता है, तो अंकल वैंग उससे कहते हैं कि तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। शाओ फैन सभी बच्चों के साथ भागते हुए बुद्धा टेम्पल में पहुंच जाता है, जहाँ पर दोबारा से जिंगयू और शाओ फैन के बीच में फाइट होने वाली थी। शाओ फैन कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा, तो जिंगयू उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम इस बार भी हारोगे। और उन दोनों के बीच में अभी भी लगातार फाइट चल रही थी। शाओ फैन कहता है कि मैं चाहे कितनी भी बार हार जाऊं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, और वो जिंगयू की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। तो जिंगयू उससे गुस्से में आकर कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके से हारा जाता है, और फिर वो शाओ फैन को पकड़ के उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को रख देता है, क्योंकि उसके गुस्से की वजह से अचानक से ही उसके अंदर कुछ इविल पावर्स आ चुके थे। यहाँ तक कि वो शाओ फैन को जान से भी मारने वाला था। तो कुछ बच्चे ग्रैंडपा को बुलाने के लिए चले जाते हैं, जो कि जिंगयू को तुरंत ही ठीक कर देते हैं। जिंगयू कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम अपने शत्रु को संभालना अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम्हारी शुरुआती जड़ें काफी मजबूत बन चुकी हैं, स्ट्रेंथ भी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा है। तो जिंगयू कहता है कि मेरे अंदर ये सब कुछ कहाँ से आया। वो उन दोनों को काफी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन समझ में न आने पर वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। रात के वक्त में शाओ फैन के फादर उसके साथ में कहीं पर जाने वाले थे। शाओ फैन कहता है कि रहने दीजिए, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, इसीलिए वो घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड मॉन्क को ये पता चल चुका था कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई आपदा आने वाली है, क्योंकि एक ब्लैक एनर्जी वहाँ से जिंगयू को लेकर भाग रही थी। लेकिन ओल्ड मॉन्क जिंगयू को उससे पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ओल्ड मॉन्क के ऊपर एक कीड़ा आ चुका था, जिसके बारे में उनको पता नहीं था। इसके बाद वो सिविल गाय और ओल्ड मॉन्क के बीच में फाइट होने लगती है, और उन दोनों के पास ही काफी गजब गजब की पावर्स थी, जिससे कि वो दोनों ही एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी वो इविल गाय अपनी और भी सारी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि थी पॉइजनस ब्लड बैनर। तो ओल्ड मॉन्क उससे कहते हैं कि तुम ऐसी चीजों को कल्टीवेट क्यों करते हो जो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद अब वो भी अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगते हैं। इविल गाय अपनी इविल एनर्जी का ओल्ड मॉन्क के ऊपर काफी खतरनाक वार करता है, क्योंकि ओल्ड मॉन्क के अंदर पहले से ही उसका कीड़ा मौजूद था, जो कि अब बाहर निकल जाता है, और फिर दोबारा से उनके बीच में फाइट होती है। लेकिन मॉन्क की पावर्स उसके आगे कमजोर पड़ने लगी थी। तो मॉन्क उस इविल से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि बुद्ध मेरे नाम से ही जुड़े हुए हैं, जिनकी ताकत का सामना अब तुम्हें करना पड़ेगा। तो इविल कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे बुद्ध के पास ही भेज दूंगा, क्योंकि इस बार वो अपनी सबसे ज्यादा इविल पावर का यूज कर रहा था। साथ ही मॉन्क भी अपनी बुद्ध टेक्निक का यूज करने वाले थे, और इन सारी चीजों को देख रहा था वहाँ पर खड़ा हुआ शाओ फैन। उन दोनों ही एनर्जीज की फाइट एक दूसरे के साथ में हो जाती है। मॉन्क उस इविल को अपने हैंड पावर से रोके हुए थे, जिसके काफी ज्यादा पावर बढ़ाने पर वो वहाँ पर हार जाता है, जिससे कि उस इविल गाय को काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो कहता है कि भले ही तुम मेरी इस टेक्निक को रोक सकते हो। तो मॉन्क उसके मास्क का टुकड़ा तोड़कर नीचे गिरा देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं बचने दूंगा, जिससे कि अब वो इविल गाय काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, और वो यूज करता है अपने हेवन डिवाइन को, जिससे कि एक थंडर पूरे विलेज के ऊपर क्रिएट हो जाती है। इविल गाय की डिवाइन स्वॉर्ड पूरे थंडर को कंट्रोल कर रही थी, जिसका वो काफी खतरनाक वार विलेज के ऊपर करता है, लेकिन उसको मॉन्क अपनी एक एनर्जी शील्ड से रोक लेते हैं। साथ ही उसका साइड इफेक्ट भी चारों तरफ पड़ता है। वो इविल गाय कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से ढूंढ ही लूंगा, और वहाँ से चला भी जाता है। मॉन्क इसके बाद अपने दोनों ही किड्स को देखता है, जिनको वो उठाकर ले जाता है और एक पेड़ के नीचे बिठा देता है। साथ ही वो इन दोनों को ही यहाँ से कहीं बाहर भेजना चाहता था, क्योंकि अब ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं बची है। वो चाहते थे कि ये दोनों ही साथ में कल्टीवेशन करें, लेकिन अब मॉन्क की बॉडी भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। मॉन्क के पास में एक 3 डेज डेथ पिल मौजूद होती है, जिसके बाद अब वो ये देखते हैं कि शाओ फैन अभी भी जिंदा है, और उसे ज्यादा इंजरी भी नहीं हुई थी, इसीलिए वो अपनी कुछ गॉड लेवल पावर्स का यूज करते हुए शाओ फैन को एकदम ठीक कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम स्वॉर्ड एनर्जी द्वारा इंजर्ड हुए थे। तो शाओ फैन कहता है कि क्या आप जिंगयू को भी ठीक करेंगे। तो मॉन्क उससे कहते हैं कि वो पहले से ही काफी ठीक है, और हमारे गाँव में काफी भयानक तूफान आया था,
और फिर वो शाओफैन को एकदम से ठीक कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी अभी कुछ कमजोर पड़ चुकी थी। मॉन्क शाओफैन को अपने कुछ सीक्रेट्स बताते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें सीखना चाहते हो, जो कि कुछ ब्रीथिंग मेथड्स के जरिए आएंगे। साथ ही वो तुम्हें आज के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर भी बना देंगे। शाओफैन कहते हैं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो मॉन्क उससे कहते हैं कि तुम्हें पहले मुझसे कुछ वादे करने होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें वो चीजें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जो भी कुछ बताऊंगा उसके बारे में तुम कभी भी किसी दूसरे से बात नहीं करोगे, वो चाहे तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन तुम उसे नहीं बताओगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। मॉन्क शाओफैन से कहते हैं कि तुम्हें इसके दिन में कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो शाओफैन कहता है कि जब मैं इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता तो फिर मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर लोग तो मुझे देखेंगे ही। तो मॉन्क उससे कहते हैं कि तुम्हें यूज करना होगा नाइट कल्टीवेशन को, यानी कि तुम्हें दिन के बजाय अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करना होगा नाइट में। तो शाओफैन कहता है कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो मॉन्क कहता है कि उससे रिलेटेड एक सबसे जरूरी बात कि तुम अपनी उस टेक्निक को जब तक यूज नहीं करोगे जब तक की बात तुम्हारी जान पर ना आ जाए। तो बताओ क्या तुम ये कर सकते हो? तो शाओफैन कहता है कि हाँ मैं ये बिल्कुल करूंगा। तो मॉन्क कहते हैं कि मेरे पास एक 3 days डेथ फिल, जब भविष्य में तुम्हारी जिंदगी के केवल 3 दिन ही बचे हुए हो तो तुम्हें एक बंदे को ढूंढना होगा जिसका नाम है घोस्ट डॉक्टर, और वो एक मॉन्क भी है टियानियन टेम्पल से। वो तुमसे इस बीट के बारे में पूछेगा टियानियन टेम्पल में, जो कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तुम्हें इसे अपने साथ में काफी ध्यान पूर्वक रखना होगा ताकि बाहरी लोग इसे कभी भी ना देख पाए। भविष्य में तुम्हें काफी ज्यादा स्टेबल रहना होगा जब तुम नीचे जाओगे और ढूंढोगे एक डीप वैली में। तो शाओफैन कहता है कि क्या इसे वहाँ पर फेंक देना है, और मॉन्क उससे कहते हैं कि मैंने अभी जो तुम्हें ये नाम बताया है तुम उसे दूसरों के सामने कभी भी नहीं लोगे। मेरा तुम्हारे साथ में एक अलग ही रिश्ता है, पता नहीं हम लोग कब भविष्य में साथ में होंगे, कि अब मैं तुमसे केवल अपने नेक्स्ट लाइफ में ही मिल सकता हूँ। इसीलिए अब घुटनों पर बैठकर मेरा सम्मान करो और कहो मुझे मास्टर। तो शाओफैन तुरंत ही अपने मास्टर के आगे सर झुकाता है। मॉन्क उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जो भी मंत्र बताने वाला हूँ उन सभी को तुम्हें रिपीट करते हुए सीख लेना होगा। इसके बाद अब अगले दिन हमें जिंगियो को दिखाया जाता है कि अपनी नींद से जाग चुका था, लेकिन उसे अपने चारों तरफ ही कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। वो तुरंत ही शाओफैन के पास में पहुंचकर उसको उठा देता है, लेकिन शाओफैन के मन में अभी भी मास्टर की यादें चल रही थी। तो जिंगियो कहता है कि तुम किस मास्टर की बात कर रहे हो, कि मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लग रही है और पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया, कि मुझे याद है कि मैं तो अपने घर पर सो रहा था। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है? तो शाओफैन कहता है कि मुझे भी ठंड लग रही है। जिसके बाद वो दोनों ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अपने विलेज का काफी बुरा हाल देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका जो विलेज था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उन्हें रास्ते में केवल अंकल वैंग दिखाई देते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे, यहाँ तक कि वो उन दोनों की वे नहीं पहचानते। तो शाओफैन और जिंगियो दोनों ही उनको शांत कराते हैं। शाओफैन इसके बाद अब अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ पर उसे केवल अपने गाँव वालों की लाशें ही दिखाई देती है, क्योंकि उस सिविल ने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया था। शाओफैन की पूरी फैमिली और उसके पूरे गाँव वाले एक साथ ही खत्म हो चुके थे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, और उसके चिल्लाने के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को जेड डायनेस्टी का ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताएं। मैं थोड़े ही टाइम में इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लाने वाला हूँ, उसके लिए आप जल्दी से बेल आइकन को दबा दो।